तो भाग 5 के अंतर्गत ये भी है उच्चतम न्यायालय। और महत्वपूर्ण आर्टिकलों पे चलेंगे, थोड़ा सा उच्चतम न्यायालय इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा सा डीपली भी देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 124 से आज स्टार्ट करेंगे। कल कहाँ तक हो गया था? 123 तक। हमने कहा एक बार रिवीजन देखें, क्या करें, क्या कल का बताइए। आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है। 109 में क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया है। 110 में क्या है? परिभाषा है धन विधेयक की। और 110 में तो धन विधेयक है, और 117 में वित्त विधेयक है। 112 आर्टिकल में, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम कहते हैं, नाम देते हैं बजट। क्लियर है? बजट नाम देते हैं। 120 आर्टिकल में, ठीक है, जो संसद में प्रयोग होने वाली भाषाओं की बात की गई है वो 120 आर्टिकल में। वहीं 2 को आगे पहुंचा दीजिए, 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की गई है। क्लियर है? 121 आर्टिकल में क्या है? कौन? मतलब संसद क्या कह देती है? क्या न्यायालय से, आप सरल भाषा में समझिए, संसद कहती है पहले न्यायालय से कि हम आपके कार्यों में हम क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपका जैसा आंतरिक मामला होगा आप जानिए, आप सुलझाइए, हम मामले में पड़ने वाले नहीं हैं। और जब ये उच्चतम न्यायालय को ऐसा कह दिया जाता है 121 आर्टिकल के तहत, तो 122 आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय भी कह देता है कि ठीक है, अब हम भी संसद के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 123 आर्टिकल में अध्यादेश, तो अध्यादेश अति महत्वपूर्ण है, याद रखिए। 1, 2, 3, ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 123 आर्टिकल में क्या है? अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। वहीं 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 124। 124 आर्टिकल में क्या है बताइए? उच्चतम न्यायालय स्थापना, चलिए यही हो गया गठन। ठीक है, तो आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। सही है ना? तो इस आर्टिकल के तहत एक भारत में क्या होगा? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय नहीं, उच्च होता हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। बात क्लियर है? इसी के तहत क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? 124 आर्टिकल के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है क्या? बिल्कुल, नियुक्ति वगैरह होती है। न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं इसके, ठीक है, न्यायमूर्ति की नहीं, अभी आगे और देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछे उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बताइए? उच्चतम न्यायालय की, अच्छा, हमने कहा कि उच्चतम न्यायालय की जो दिल्ली में है ना प्रेजेंट टाइम में, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में हुई थी। याद रखिए, स्थापना किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो दिल्ली में हुई थी वो 28 जनवरी 1950 में हुई थी। अगर कहा जाए क्या इसके पहले उच्चतम न्यायालय नहीं रहा भारत में? बिल्कुल रहा है। कब रहा है? अगर आपने एक नाम सुना होगा 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट का नाम सुना होगा, अभी हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट का नाम सुना होगा। और उस समय लॉर्ड थे वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। यह भी पॉलिटी से संबंधित ही है। ये अधिनियम जो होते हैं तो किस में? पॉलिटी के अंतर्गत तो आएंगे। ठीक है, तो हमने कहा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी।
कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की इस समय राजधानी है। तो बंगाल प्रांत था ना पहले, और हेड ऑफिस तो कोलकाता ही था। तो कोलकाता में स्थापना की थी 1774 में उच्चतम न्यायालय की। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 74 में स्थापना हुई थी। पहले मुख्य न्यायाधीश, इसमें पूछता है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। ठीक है, लिख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्या किसी को पता है 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए। एक थे चैम्बर, हाइड थे, लिविंगस्टन थे। एक चैम्बर्स थे, एक हाइड थे, एक लिविंगस्टन थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश आप बिल्कुल लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? ये उच्चतम न्यायालय पहले स्थापना हो गई थी कोलकाता में, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया और एक उच्चतम न्यायालय इसके परिवर्तित हो गया था 1861 अधिनियम के तहत। 1862 में 1861 अधिनियम के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की सबसे पहले भारत में स्थापना हुई थी। 3 उच्च न्यायालय कौन से? भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले हुई थी, वो कौन से थे? हमने कहा सबसे प्रथम 1862 में कोलकाता, 1862 में दूसरे नंबर पर मुंबई, तीसरा आपका मद्रास। 1862 की बात कर रहे हैं। 3 उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं। अब उच्चतम ये उच्चतम न्यायालय जो कोलकाता में था ना, तो फिर इसका क्या हुआ कि 3 हाई कोर्ट बनाए गए, उच्च न्यायालय। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा? 1861 अधिनियम के तहत 1862 में, जैसे 73 अधिनियम के तहत वो 1773 अधिनियम के तहत 1774 में बना ना, ऐसे ही 1861 अधिनियम के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय। पहले नंबर पर कोलकाता 1862, कोलकाता उच्च न्यायालय। दूसरा मुंबई उच्च न्यायालय। तीसरा मद्रास उच्च न्यायालय। बात क्लियर है? ये हो गया। चलिए, तो ये स्थापना की बात है उच्चतम न्यायालय की। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो वर्तमान में दिल्ली में है 28 जनवरी 1950 को हो गई थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 125 में। बताइए आर्टिकल 125 में क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। ठीक है, 125 आर्टिकल में वेतन एवं भत्ते की बात जो की गई है वो 125 आर्टिकल के तहत। अच्छा, वेतन किसके? वेतन अगर न्यायालय चल रहा है तो न्यायालय में जो होते हैं कौन होते हैं? न्यायाधीश वगैरह, तो इनके वेतन की बात की गई है। तो 125 आर्टिकल के तहत यदि अगर अलग से कोई बात है, पहले तो एक वेतन आप ये समझ लीजिए किस अनुसूची में वेतन की बात की गई है। वेतन की बात 4 है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात की गई है। तीसरे में शपथ की बात है। कंफ्यूजन ना हो, हम बार बार बताते हैं इसी वजह से, क्योंकि 2 और 3 भूलते हैं, बाकी तो आ जाएंगे अनुसूची। हमने कहा एक बार अनुसूची देखे क्या? पहली अनुसूची क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरी क्या है? वेतन से संबंधित। तीसरी शपथ। चौथी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। क्लियर है? 4 हो गई। 5वीं SC ST की बात, जो क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र की बात है। 6वें में 4 राज्य स्पेशल कर दिए गए कि ये क्षेत्र कैसा जनजातीय क्षेत्र है। क्या 4 राज्य कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बिल्कुल मैप से हम पढ़ाएंगे। अभी जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बिल्कुल मैप से एक एक पढ़ाएंगे, कभी भूलेगा नहीं। ऐसे तो भूल जाएंगे नाम, पता चलेगा कि मणिपुर है कि मिजोरम है, पता ही नहीं चलेगा। अरुणाचल प्रदेश की नागालैंड है।
ये पूर्वोत्तर भारत में यही कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब मैप से आप पढ़ेंगे ना एक एक चीज पता चलेगी। ठीक है, तो नीचे नीचे के राज्य होते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और त्रिपुरा मिजोरम से कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक, चलिए, तो हमने कहा वेतन की बात है। यदि संसद कोई अधिनियम बनाती है, इसके तहत अधिनियम बना सकती है, आर्टिकल 125 के तहत वेतन बढ़ा सकती है, बढ़ाती है ना, अधिनियम बना के इनको वेतन देती है। अगर यदि कोई संसद विधि नहीं बनाती है तो अनुसूची 2 के तहत, जो अनुसूची 2 में दिया गया है कि इनका वेतन कितना होगा, उसी आधार पर इनको वेतन दिया जाएगा। क्लियर है बात? आर्टिकल 125 हो गया। आर्टिकल 126 में क्या है बताइए? आर्टिकल 126 में क्या है? न्यायमूर्ति, कार्यकारी न्यायमूर्ति की क्या है? नियुक्ति की बात की गई है। कार्यकारी न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, पहले था स्टार्टिंग में, अब तो 280 और 250 हो गया। 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश और 2,50,000 के अन्य न्यायाधीशों को, ये हो गया। पहले था शायद 1 लाख मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख मिलता था, अन्य न्यायाधीशों को 90,000 मिलता था। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों को 90,000 और मुख्य न्यायाधीश को पहले 1 लाख मिलता था। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर मिलता था, यानी 90,000, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 80,000 मिलता था। ये प्रावधान था पहले। ठीक है, अभी तो फिलहाल संशोधन हुआ तो फिर बढ़ोतरी हुई इनकी। जैसे आपके राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 था। ठीक है, 1,50,000 था पहले वेतन, और अब हो गया 5 लाख। ठीक है, वेतन अब 5 लाख हो गया। ये चीजें, ठीक है। तो कार्यकारी आते हैं आर्टिकल 126 के तहत कार्यकारी न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ये क्या है कार्यकारी न्यायमूर्ति की नियुक्ति? अगर कोई न्यायाधीश नहीं हो उस समय और कार्य होना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, जो करते हैं ना, तो किसी को बैठाते हैं कि आप कार्यभार संभालिए। तो कार्यकारी कार्य करने के लिए एक मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य जो भी है उसकी जगह एक व्यक्ति को बैठाते हैं, वही होते हैं न्यायमूर्ति। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यदि जैसे न्यायाधीश नहीं है मुख्य न्यायाधीश, तो उसकी जगह होना तो चाहिए, जब कार्य जरूरी है करना, तो एक नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्या चीज? हाँ, उन्हीं में से आपस में किसी को लेंगे, बिल्कुल है, जो जिन्हें ज्ञान होगा ज़्यादा, बिल्कुल है। तो हो गया 126 आर्टिकल। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए, समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक, आर्टिकल 127 आर्टिकल में बताइए क्या है? ठीक है, 127 आर्टिकल में तदर्थ की बात की गई है। तदर्थ न्यायाधीशों या न्यायमूर्ति। ठीक है, न्यायाधीशों कर लीजिए। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बताइए क्या है तदर्थ? नहीं, तदर्थ क्या है? तदर्थ बताइए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, हमने कहा एक आप जानते हैं भारत कैसा देश है, काम चलाऊ। अगर कोई काम चलाना है ना, काम चलाऊ यानी जुगाड़ बहुत जल्दी करता किसी भी चीज के लिए। मशीन अच्छी अच्छी आती है ना, जैसे कोई भी, तो देख लीजिए उसको काम चलाने के लिए बहुत अच्छे से बना लेते हैं भारत में। ठीक है, तो काम चलाऊ यानी जुगाड़ू तो है, तो वही चीज है तदर्थ। पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में काम ज्यादा आ गया,
यदि काम ज़्यादा आ गया तो कैसे संभाला जाए, करना तो पड़ेगा ना। अब वो लोग मतलब जितने लोग हैं वो पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग पता चला कि छुट्टी मनाने चले गए या कहीं चले गए और काम है, काम नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी उनको नियुक्त करते हैं। सही है, कई लोगों को नियुक्त करते हैं। किन्हें नियुक्त करते हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उन लोगों को लाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो उच्च न्यायालय में कार्य करते रहे हैं, जो उच्च न्यायालय में कार्य करते रहे हैं उन लोगों को लाएंगे जिन्हें अनुभव होगा। ऐसे लोगों को लाएंगे ताकि ये कार्य जल्दी से जल्दी खत्म करें। ये चीज है कि काम निपटाने के लिए ऐसा करते हैं। ये होता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और जैसे काम हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि जाइए। क्लियर है, काम निकल गया तो भेज देंगे, ये नहीं कि परमानेंट वहीं पर बैठा देंगे। बात क्लियर? चलिए बात क्लियर होगी लगभग। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ऐसे होती है। 127 आर्टिकल के तहत एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हुआ? ठीक है, आर्टिकल 127 के तहत, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तदर्थ न्यायाधीशों की 127 के तहत आर्टिकल 128 आर्टिकल के तहत बताइए, 128 आर्टिकल, ठीक है, सेवानिवृत्त होता है क्या? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाया जाता है क्या? बुलाया जाता है कार्य कराने के लिए। कैसा? न्यायाधीश, अच्छे से समझ लीजिए। कार्य बढ़ जाता, कभी कभी तो स्पष्ट कह दिया गया है कि बीच बीच में बुलाया जाता है इन्हें, राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं इन्हें। जो सेवानिवृत्त क्या होती है? जिनकी आयु हो जाती है, ये सेवा दे चुके होते हैं और चले जाते हैं, उन लोगों को बीच बीच में बुलाया जाता है। कभी कभी तो ऐसा नहीं होता कि समिति बनाई जाती है ताकि आप बताइए क्या सही है क्या गलत है, तो समिति भी बनाई जाती है, तो इन लोगों को बुलाया जाता है कि क्या ये सही है कि नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं जब जरूरत होती है। तो जो सेवा दे चुके होते हैं उन्हें अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है इस चीज का, इस वजह से उन्हें बुलाया जाता है। अच्छा, इनकी नियुक्ति भी कर देते हैं कार्य करने के लिए। जब कर देते हैं, जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं कि हाँ इनको हमने अलाउ किया, तो इन्हें क्या होता है कि वेतन वगैरह दिया जाता है उसी पद के हिसाब से। ठीक है, इन्हें वेतन भी दिया जाता है फिर से। और अगर वो अलाउ नहीं करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं है। ये चीजें कही गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 128 के तहत। आर्टिकल 129 मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए, तो हमने कहा अब 129 आर्टिकल पे आते हैं। बताइए 129 आर्टिकल में क्या है? ठीक है, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अभिलेख न्यायालय क्या होता है? ठीक है, हाँ, एक चीज हमने ये बताया था कि आर्टिकल 127 इंपोर्टेंट है और आर्टिकल 129। ठीक है, अभी और बताएंगे कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 124 तो आपका है ही इंपोर्टेंट। इसके बाद 127 कभी भूलना नहीं चाहिए और 129 भी नहीं भूलना है, हम एक एक बता रहे हैं। और इसके बाद आपका 143 आर्टिकल आएगा, वो भी नहीं भूलना है। ये आर्टिकल तो मेन है, बाकी अगर भूल भी जाते हैं तो चलेगा काम, लेकिन ये नहीं भूलना क्योंकि एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी ये भी याद करना है, ऐसा नहीं है बिना याद करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये भी याद करना है क्योंकि आजकल ऐसे पूछते हैं कि बार बार जो आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि यहाँ वहाँ से भी पूछते हैं। ठीक है, चलिए 129 में कहा गया अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब क्या होता है? कभी आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी, प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री में पढ़ा होगा एक अपने महान सम्राट जो हुए ना, अशोक का नाम सुना क्या?
अशोक के शिलालेख अभिलेख के नाम सुने क्या? नाम सुना? तो वो पत्थरों पे लिखे जाते थे। जब पत्थरों पे लिखे जाते थे, कब की बात है? ईसा पूर्व की बात है। और आज भी वैसे के वैसे हैं, मतलब एक बार लिख दिया गया तो आज भी है, वो अमिट हैं। एक चीज और एक शब्द समझ लीजिए, कहते नहीं है पत्थर की लकीर, समझते हैं ना? यही पत्थर की लकीर होती है। एक बार पत्थर पे लकीर यानी कुछ लिख दीजिए, वो अमिट हो गया, वो मिटने वाला नहीं है जब तक पत्थर रहेगा। यही है पत्थर की लकीर। वही है अभिलेख न्यायालय, यानी जो हमारा न्यायालय है ना, कौन सा? उच्चतम न्यायालय, वो एक अभिलेख न्यायालय है, पत्थर की लकीर है। एक बार अगर न्याय सुना दिया तो वो मिटने वाला नहीं है। बात क्लियर है? जो भी न्याय सुना देंगे तो वो मिटने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा कौन? और इसमें इस अभिलेख न्यायालय का यूज करते हैं कौन लोग? ये वकील लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कोई केस आता है, तो सुनवाई कर देते हैं, उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा। एक बार कर देंगे सुनवाई तो सब वकील उसको नोट कर लेते हैं अपने पास कि इस सुनवाई में ये फैसला हुआ था। और जब ये फैसला हुआ था ना, अब अन्य हाई कोर्ट में, जिला न्यायालयों में जब ये बात है, अगर ऐसा कोई केस आता है ना, वो वकील सीधे साक्ष्य के रूप में ले जाएंगे उस जो सुनवाई हुई थी ना पहले, उसको साक्ष्य के रूप में ले जाएंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, इसमें तो उन्हीं के पक्ष में आ जाएगा ना। अब जब ये साक्ष्य रख देंगे, ये लास्ट में रखते हैं, जब ये साक्ष्य रख देंगे ना, तो अब ये समझ लीजिए कि अगर हाई कोर्ट वो साक्ष्य नहीं मानेगा ना, तो उसको दंड देगी कौन? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल है, दंड देगी। अगर अवहेलना कोई भी करते हैं, अवमानना करते हैं, तो उसे दंड का प्रावधान है कि दंड देगी सुप्रीम कोर्ट, यानी मानना पड़ेगा। तो ये साक्ष्य का कार्य करता है। वकीलों के लिए ये वरदान होता है अभिलेख न्यायालय, इसी वजह से अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं। हमने कहा ना कि अभिलेख न्यायालय का मतलब, एक उदाहरण दिया है कि अभिलेख का मतलब अमिट है, पत्थर की लकीर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने लिखित रूप में अगर एक बार निर्णय सुना दिया ना, ठीक है, एक बार जो निर्णय सुना देगी तो वो पत्थर की लकीर होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उदाहरण दिया था उसका कि अभिलेख का मतलब क्या है, पत्थर की लकीर समझिए कि वो बिल्कुल सबके लिए मान्य होगा। अपने अधीनस्थ न्यायालय जितने होंगे सब उस फैसले पे सहमत होना चाहिए, ये चीज है। ठीक, तो आप समझ रहे हैं कि नहीं अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? ठीक, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आर्टिकल 130 की बात करते हैं। आर्टिकल 130 की बात करते हैं। बताइए आर्टिकल 130 में क्या है? स्थान की बात की गई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट चल ही रहा है तो स्थान के बारे में समझ लेते हैं। क्या है स्थान सुप्रीम कोर्ट का? दिल्ली। कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो कहाँ है? दिल्ली है। और जब कभी अगर चाहे कौन, संसद चाहेगी तो अगर ऐसा ज़रूरत लगेगा कि और कहीं भी इसकी ब्रांचें होनी चाहिए तो और कहीं भी ब्रांचें खोल सकती है। ये स्पष्ट आर्टिकल 130 में कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है अन्य जगह ब्रांचों की तो खोलेगी। अच्छा, इसकी ज़रूरत है कि नहीं अन्य ब्रांचों की? है ना। अच्छा, जैसे दिल्ली में हमारा उच्चतम न्यायालय है, जो तमिलनाडु से लोग आते होंगे, केरल से, तो कितना खर्चा किराया लगाकर दिल्ली जाएंगे? तो प्रॉब्लम आती है ना, आने जाने में समय लगता है और प्लस रुपए भी खर्च होता है। इस वजह से तो प्रॉब्लम है ही ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक ऐसी ब्रांच होनी चाहिए ताकि दक्षिण भारत के भी लोग उस पर जा सकें। तो दिल्ली के साथ में हम कहें कि भोपाल में हो जाए या और उसी साइड हो जाए, महाराष्ट्र क्षेत्र पे, तो सब कवर हो जाए। ठीक है, तो हाँ ये चीज़ है। वैसे होने को तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत होना चाहिए ताकि यहाँ से कवर हो और वहाँ से भी कवर हो। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली राजधानी है, क्या चीज़? ठीक है, चलिए
आर्टिकल 130 ये स्थान की बात की गई थी उच्चतम न्यायालय की, हमने बता दिया। अब डायरेक्ट चलते हैं। अच्छा, आर्टिकल 131 में क्या है? आर्टिकल 131 के तहत क्या है? आरंभिक अधिकारिता किसकी? सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता क्या है? सुप्रीम कोर्ट की। क्या आप समझ रहे हैं इससे? बताइए क्या है मतलब आरंभिक अधिकारिता का मतलब जो इनका अधिकार है, कैसे केस पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास, ना जिला न्यायालय में ना हाई कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कौन से केस? क्या चीज? नहीं, ये फिर आरंभिक नहीं होंगी, वो प्रोसेस वाली बात हो गई। और ये जो आरंभिक अधिकारिता की बात कर रहे हैं हम, तो अधिकारिता अगर आरंभिक है, पहली प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट, तो किन चीजों पे होती है? ये चीज है। तो हमने कहा नहीं, मौलिक अधिकार तो आप देखिए पहले तो यहाँ जाना पड़ेगा। जा सकते हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, ये अधिकार है। लेकिन यहाँ भी जा सकते हैं, जब यहाँ सुनवाई ना हो तो वहाँ जाइए, लेकिन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मौलिक अधिकार में। लेकिन आप ये बताइए उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या क्या है? हमने कहा कौन कौन लड़ जाएं, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जज लड़ जाएंगे आपस में। अच्छा, भाई भाई लड़ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो तो जहां एरिया होगा वहीं जाएंगे। हमने कहा जैसे एक राज्य दूसरे राज्य का विवाद चल रहा हो, एक राज्य और दूसरे राज्य का विवाद चल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या हाई कोर्ट में जाएगा? क्या उस राज्य का भी हाई कोर्ट है, उस राज्य का भी हाई कोर्ट है, तो पहली आरंभिक अधिकारिता है कहाँ? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कम से कम दो राज्यों का यदि विवाद है, या कह सकते एक से अधिक राज्यों का यदि विवाद है, तो वो केस कहाँ जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, ये आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं ये चीजें। या भारत संघ सरकार का या केंद्र सरकार का किसी राज्य से कोई विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। क्लियर है बात? कोई भी ऐसी बातें हैं जैसे जमीन का मामला हो गया कि ये हमें चाहिए, वो राज्य कह रहा हमें चाहिए, वो राज्य कह रहा हमें चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आएगा। ये चीजें हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये आरंभिक है। अब पता चला कि केस पहले हाई कोर्ट में चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता, ये आरंभिक के अंतर्गत नहीं होता। ठीक है, ये आरंभिक के अंतर्गत नहीं है। आरंभिक के अंतर्गत हमने बता दिया कि ये चीजें डायरेक्ट वहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्ट आर्टिकल 137 करिए, बताइए आर्टिकल 137 में क्या है? ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या, उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय सुना दे, और गलती भी तो हो सकती है, कभी कभी निर्णय सुनाने के बावजूद कोई ना कोई गलती हो जाती है ना। ऐसी स्थिति में कहा गया है, अच्छा 129 में क्या कह दिया गया? आर्टिकल 129 में क्या कहा गया? अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, उन्होंने कलम चला दी जैसे लिख गया। लेकिन 137 आर्टिकल में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई ऐसी बात आती है कि हाँ गलती हो जाती है, ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन यानी पुनर्विचार करते हैं। बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, नहीं उच्चतम न्यायालय ही बदलेगा ना अपना विचार, और कोई नहीं। तो पुनर्विचार, पुनर्विचार या पुनर्विलोकन, ये ठीक है, दोबारा से वो निर्णय सुना सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने निर्णय सुनाया, हमारे पास ऐसे सबूत आ गए, लेकिन अचानक हमारे पास सबूत आ गए और पता चला फांसी पे चढ़ा दिया, सही है ना। और जब सुना दिया फांसी पे, कलम चल गई, और इसके बाद ऐसे सबूत आए, अगर सबूत आते हैं कि वो निर्दोष है, तो क्या अपने निर्णय वापस ले सकते हैं ना, बदल सकते हैं ना। वही चीज़ है हम कह रहे हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है,
फांसी की चढ़ने की बात बची है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मतलब उस फांसी सजा दे दी, अभी 2 महीने बाद फांसी है और मतलब 1 महीने में कोई मिल गई। एक मूवी थी, भूल गए उसका नाम, ऐसा हुआ है, ठीक है। क्या चीज राष्ट्रपति ने माफ किया था, एक किया था ना, राष्ट्रपति डायरेक्ट फोन आया था, तो ये चीजें हैं। चलिए ठीक है, वो जूनियर NTR की मूवी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो आर्टिकल 137 में पुनर्विलोकन की बात की गई है कि दोबारा से निर्णय के लिए वो क्या, चलिए ठीक है, हम नहीं देखते बॉलीवुड मूवी, हम देखते ही नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं साउथ मूवी ओनली, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब आते हैं आर्टिकल 139 पे। 38 छोड़ते हैं, 138, ठीक है। 138 में कहा गया है जो आरंभिक अधिकार था उसमें वृद्धि की जा सकती है, तो वृद्धि वाली बात की गई है 138 में। लेकिन हम आते हैं 139 पे। 139 में है ना, तो फिर से रिटों की बात की गई है, ठीक है। रिटे, कुछ मामलों में रिट जारी करने का यहां पर शक्ति दी गई है उच्चतम न्यायालय की। अच्छा, उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करते हैं? हमने मौलिक अधिकार में पढ़ाया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत वो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट। वो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी है? हमने कहा बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार प्रक्षा, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा प्रतिषेध। 5 प्रकार की रिटें वो जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। कुछ मामलों में 139 आर्टिकल के तहत रिटें जारी कर सकता है। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है कि नहीं? रिटें होती हैं, ठीक है। चलिए बताइए, रिट क्या है? एक आदेश होता है, ठीक है। हमने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं था। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये संविधान की आत्मा है। हमने कहा मौलिक अधिकार हमें बहुत अच्छे अच्छे मिल गए, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हमें मिल गए, ठीक है, मौलिक अधिकार, लेकिन उसे लागू ना करें। उसे अगर लागू ना करें तब क्या होगा? कोई मतलब रहेगा क्या? वो तो किताबी चीज हो गई कि किताब में लिख कर रख दिया, बस हो गया, अगर लागू ना हो। इस वजह से उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति दी गई। किस आर्टिकल के तहत? 32 आर्टिकल के तहत। अच्छा, हाई कोर्ट को भी दी गई रिटें जारी करने की शक्ति। किस आर्टिकल के तहत? 226 आर्टिकल के तहत। 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिटें जारी करता है। हमने कहा रिटें 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, ठीक है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? थोड़ा सा फिर समझ लीजिए। हमने कहा कि जैसे हम घर में बैठे थे, ठीक है, घर में बैठे थे, हमारे साथ में और भी एक लोग थे, दोस्त थे, चलिए हमारे साथ में दोस्त थे, दोनों लोग बैठे थे। पुलिस आई, पकड़ के ले गई, चलिए हमें ले गई, दोस्त बचा रहा, ठीक है। जब हमें, आप लोग यहीं बैठे रहे, हम चले गए, ठीक है, पकड़ के ले गई। अब आप लोगों को पता ना चले कि कहाँ ले गए। आपने थाने में पता किया, थाने में पता नहीं चला कि है ही नहीं, बता ही नहीं रहे कुछ, तो आप लोग क्या करेंगे? एक दरख्वास्त देंगे, एप्लीकेशन देंगे, किसे? कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हमने कहा जब सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को आपने एप्लीकेशन दिया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, ऐसी ऐसी घटना हो गई और लापता है, बता नहीं रहे, हम पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा और रिट में कौन सा रिट जारी करेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण।
और इसका मतलब क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब ये होता है कि सशरीर प्रस्तुत करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सख्त आदेश होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त आदेश होता है रिट जो होता है, ठीक है। और ये जब रिट जारी कर दी जाएगी किसके प्रति, उस थाने के प्रति, जो लेके गए होंगे उस थाने के प्रति, कि कुल मिलाकर हम कुछ नहीं जानते, जितनी मतलब 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति हमारे सामने होना चाहिए, न्यायालय के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। अब आप सोचे कि हम कह देंगे कि हाँ सर हमारे पास है, तो उतने में काम नहीं चलने वाला। बात क्लियर, सशरीर होना चाहिए वो व्यक्ति सामने, कोर्ट के सामने, ये चीज है। तो ये एक सख्त आदेश होते हैं जो रिटें होती हैं 5 प्रकार। और जब कड़े कानून होते हैं ना, तब तो कोई कानून चल पाता है, ठीक है। जो विधि होती है अगर सख्ती के साथ लागू करने वाला होगा ना तो चलेगा। हम कह रहे कितने भी अच्छे कानून बना दिए जाए, अगर लागू करने वाला अच्छा नहीं होगा तो वो सब फेल है। अभी आप हिस्ट्री वगैरह में देखेंगे ना, तो यही चीज उसने सीखी थी, किसने, बलबन ने। बलबन की बात बताएंगे। एक इल्तुतमिश था, उसने चालीसा का दल, जो चालीसा दल था ना, गठन किया था, चालीसा दल का गठन किया। और बलबन ने क्या किया, बलबन ने सबसे पहले लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और चालीसा दल को ही खत्म किया, क्योंकि वो जानता था कि कई चालीसा दल ऐसे होते हैं कि वही आते हैं तो वही राजा बनते हैं एक तरीके से, ठीक है, वही आकर बन जाते हैं, ठीक है, वही तो नवाब रहते हैं। जब 40 हैं और हेड है, उन्हें पता जानकारी हर एक चीज की, ठीक है। तो सुल्तान कौन बनते हैं, उन्हीं में से बन जाते हैं। जो बन गया तो उसको निपटा दिया, सीधे मारते हैं, निपटा दिया, बना दिया, निपटा दिया। ऐसे बलबन ने कई लोगों का किया। तो बलबन जानता था कि किसी कोई ना कोई हमें भी निपटा देगा, तो उन्होंने अपनाया था सीधे लौह एवं रक्त की नीति, और सबसे पहले चालीसा जो दल था उन्हीं को समाप्त किया। और फिर उन्होंने एक ऐसा कानून, मतलब सिद्धा पाबोस वगैरह, कि जब हम चले तो पता तो चले कि कोई सुल्तान आ रहा है, तो कड़ा कानून, ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो भी देखेंगे हिस्ट्री में, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी। और हिस्ट्री एक ऐसी चीज होती है, वो रोमांचक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉलिटी है तो इसमें वो चीज़ नहीं रहती है, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, इसमें अब आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बोर हो रहे होंगे, बोर भी होते हैं इसमें। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बोर भी होते हैं, क्योंकि ये कानून वाली बात है ना। कानून आजकल कौन सुनना चाहता है, बताइए। कानून के मुताबिक कोई चलना चाहता है क्या, नहीं चलना चाहते हैं आजकल। ये हम आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य में ऐसा होता है कि कोई ये ना हमें सिखाए कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है, ठीक है, ऐसा होता है। हमारा मन जस्ट विपरीत किया करता है कि हम स्वतंत्र रहें। चलिए, 139 आर्टिकल के तहत कुछ मामलों में रिटें जारी करने को उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया, शक्ति दी गई है। अब आर्टिकल 143 पे आते हैं। 143, ठीक है, आर्टिकल 143 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है 143 में, कौन, राष्ट्रपति किससे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकते हैं, सलाह है। तो राष्ट्रपति लिख लीजिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से क्या चीज, शक्ति या अधिकार कर लीजिए, चलिए ठीक है। राष्ट्रपति को कर लीजिए। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने का अधिकार 143 आर्टिकल में स्पष्ट कहा गया है। क्लियर है। अच्छा, राष्ट्रपति को अगर कोई ऐसी बात आ जाती है ना जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, क्या कोई
कोई भी कानून होते हैं तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में पारित होते हैं। लोकसभा में होंगे तो राज्यसभा से पारित होकर सीधे राष्ट्रपति के यहाँ आएंगे, और जैसे ही साइन कर देंगे, कोई भी विधेयक होता है जैसे राष्ट्रपति के साइन हो गए वैसे वो अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। राज्यसभा अगर पारित करना चाहता तो राज्यसभा कोई कानून बनाएगा, विधेयक पारित कराएगा, लोकसभा में जाएगा, लोकसभा सभी लोग पारित कर देंगे तो फिर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जैसे ही साइन करेंगे तब अधिनियम बनेगा। अब कोई ऐसा कानून होगा जिसमें असमंजस की स्थिति होगी, अगर असमंजस की स्थिति हुई तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने का अधिकार है कि भाई मुख्य न्यायाधीश जी आप आइए, आप हमें सलाह दीजिए, क्या ये कानून ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। क्लियर है बात? अब जैसे मुख्य न्यायाधीश कहें, मुख्य न्यायाधीश कह भी सकते हैं कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है। अब ये जवाब दे ना दे वो एक अलग बात। देखिए, राष्ट्रपति अगर कहते हैं मुख्य न्यायाधीश से कि बताइए सलाह दीजिए, अब मुख्य न्यायाधीश का मन हो तो दे और ना मन हो तो ना दे। स्पष्ट आर्टिकल 143 में कहा गया है अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, ना दे। लेकिन एक राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और कह सकते हैं कि राजा होते हैं, इस वजह से इनका कर्तव्य बनता है कि सलाह देना चाहिए। एक कर्तव्य बनता है, वो हम कह रहे हैं कि कर्तव्य बनता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल में ऐसा नहीं कहा गया कि देना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं सलाह दे या ना दे। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश यदि सलाह देते हैं तो अब राष्ट्रपति को ये कुल मिला के ये वो नहीं है कि आप मानिए, जबरदस्ती नहीं है, जोर जबरदस्ती। अगर इन्होंने सलाह दी है तो राष्ट्रपति माने या ना माने ये उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। क्लियर है ये बात? ऐसा ही एक केस हुआ। कौन सा केस? सबसे ज्वलंत केस जो कुछ दिनों पहले चलता रहा, ठीक है। मुद्दा खतरनाक था, अहम मुद्दा था, बाबरी मस्जिद। जब बाबरी मस्जिद के केस आया ना, राष्ट्रपति ने कहा कि भाई सलाह दीजिए मुख्य न्यायाधीश, क्या करें हम, कैसा फैसला सुनाएं, ये सही है कि नहीं। मुख्य न्यायाधीश जी ने हाथ जोड़ लिया कि सर हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें जानकारी नहीं है, इस मामले में हम कुछ नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्या ना हो जाए। एक तरफ हो गए। अब राष्ट्रपति जी ने फिर कुछ नहीं, क्या करेंगे भाई, मुख्य न्यायाधीश नहीं देना चाहते तो नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि सर आप हमें मजबूर नहीं करेंगे, 143 आर्टिकल में स्पष्ट कहा गया है कि हम अगर हमारा दिमाग ठीक है, हम समझते हैं तो देंगे। अब जब नहीं हम इस पर कुछ कर पा रहे कि हाँ किसके पक्ष में होना चाहिए किसके नहीं, तो हमें इस पर हाथ नहीं भरेंगे, एक तरफ हट गए थे। ये चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे कानून, ठीक है, ऐसे ऐसे कानून और आते भी तो है पेचीदे कानून बहुत, कि निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय, आज हमने जो पढ़ा है ये आर्टिकल इतने ही याद कर लीजिए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अभी तक हम बता दें कि यही आर्टिकल आते रहे, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, यूपीएससी लेवल तक का देख लीजिए, तो यही आर्टिकल आए हैं, इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। रही बात की एक एक पढ़ना, हम एक एक पढ़ा देंगे लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोग फिर और बोर हो जाएंगे। हम वही चीज़ बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा सीधे 148 आर्टिकल से देखेंगे, और 148 आर्टिकल में क्या कहा गया बताइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो कल ये टॉपिक रहेगा और इसी टॉपिक के साथ में आगे बढ़ेंगे। और कल ही पढ़ेंगे हम राज्यपाल, कल ही पढ़ेंगे हम राज्यपाल भी निपटाएंगे, और राज्यपाल के साथ ही हमारा पॉलिटी लगभग पोर्शन आपका 75% कंप्लीट हो जाएगा जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है।